हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है जो कि 30 अप्रैल को होने वाला था वो कल हो चुका है, जिसका कि मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड भी कर दिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। बट मैंने जैसा कि उस वीडियो में बोला था कि मैं जो है इसके सॉल्यूशन डिटेल्ड में हर एक क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस है उसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो ये जो वीडियो है ये उसी के रिगार्डिंग है कि हम लोग इसमें सारे क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करके एक एक स्टेप्स को समझ करके करेंगे। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है अरिथमेटिक टेस्ट। क्यों मैंने ये चुना? क्योंकि देखिए, अरिथमेटिक टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बोर्ड पे समझा सकता हूँ, बट जो आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट हैं और जो लैंग्वेज टेस्ट के क्वेश्चन हैं वो भी मैं बोर्ड पे समझा दूंगा। बट मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो डायग्राम वाले होते हैं, तो वो मैं आपको स्क्रीन पे समझा दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हम देखिए क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 41 to 60 जो कि अरिथमेटिक टेस्ट सेक्शन सेकंड के हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके सामने है, देखिए लिखा हुआ है A sum of ₹600 amount to 720 in 4 years at simple interest. What will it become in 4 years if the rate of interest is increased by 2%? क्वेश्चन का मतलब क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई अमाउंट है 600 रुपये का, जो कि 4 सालों में किसी सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 720 रुपीज़ हो जाता है। अब हमें बताना है कि अगर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको हम लोग 2% इंक्रीज कर दें तो 4 सालों बाद ये 720 न होकर के क्या होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट वो दिया हुआ है 600 रुपीज़, और इसके बाद जो अमाउंट विथ इंटरेस्ट है, अमाउंट विथ इंटरेस्ट, तो ये दिया हुआ है 720 रुपीज़। तो इसमें इंटरेस्ट कितना होगा? तो देखिए इसमें जो इंटरेस्ट होगा वो हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट में से अमाउंट विथ इंटरेस्ट जो होगा यहाँ पे हम लोग ये जो 720 है मीन्स अमाउंट विथ इंटरेस्ट में से ये प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग माइनस कर देंगे, तो जो कि आ जाएगा 120 रुपीज़। अब ये 120 रुपीज़ आया, तो देखिए जैसा कि बोला हुआ है ये जो 120 रुपीज़ है ये कितने सालों में बढ़ा? तो ये 4 सालों में बढ़ा। ठीक है, मीन्स एक साल में कितना बढ़ा? तो देखिए 4 ईयर्स में जो अमाउंट इंक्रीज हुआ वो 120 है, तो 1 ईयर में कितना अमाउंट इंक्रीज होगा? तो इसके लिए हम लोग 120 को 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं। ये चीज़ मैंने कई बार वीडियोस में समझाया हुआ है कि जब हम लोग ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि ये देखिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो मीन्स 30। तो ये एक साल में जो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है वो है 30 रुपीज़। अब यहाँ पे 30 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है, तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये जो 30 रुपीज़ है वो 600 का कितना परसेंट है। तो हम लोग ऐसे इसको सॉल्व करेंगे कि x% ऑफ 600, हमें पता तो है नहीं कि कितना परसेंट है, तो हमने मान लिया कि ये x% है। तो x% जो है 600 का वो 30 रुपीज़ आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जब परसेंट हटता है तो अपॉन में आता है 100, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये 600 इज इक्वल्स टू 30। ये 00 से 00 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 30/6। ये 6 इधर से इधर आया, तो देखिए इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 5%। मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे जो लगा हुआ था वो था 5% का। अब बोल रहा है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर हम उसको 2% इंक्रीज कर दें, तो अगर हम लोग इस 5% में 2% और इंक्रीज कर देंगे तो ये हो जाएगा 7%। अब एक साल में इस 600 अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट आएगा ये फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 600 है, इसका हमें फाइंड करना है परसेंटेज 7%। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 7% ऑफ 600, तो ये आ जाएगा 7/100। ये परसेंट हटेगा तो अपॉन में 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और ये 600, ये इससे 00 से 00 कट जाएगा, 7 6 जा 42 रुपीज़। तो ये जो इंटरेस्ट है जो कि एक साल में लग रहा है वो है 42 रुपीज़। अब 4 सालों में कितना लगेगा? तो ये देखिए ये 1 ईयर का है। अब
4 सालों में ये कितना लगेगा? तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे कम ज़्यादा से कम की तरफ गए थे तो डिवाइड हुआ था, अब कम से ज़्यादा की तरफ आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग 42 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 2 4 जा 8 और 4 4 जा 16। ये तो हो गया अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि इसमें ऐड होगा 600 रुपीज़ में। बट टोटल अमाउंट कितना होगा? तो अगर हम लोग इस 600 में 168 को ऐड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा 768। तो ये जो अमाउंट है ये 4 साल बाद हमें देना होगा अगर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2% हम लोग इंक्रीज कर दें। तो ये वाला ऑप्शन आप देखिए कहाँ पे है, तो ये वाला ऑप्शन आपको ये ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। मीन्स ये 760 रुपीज़ जो है वो होगा 4 सालों के बाद अगर हम 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर दें तो। आपको ये समझ में आया? देखिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है, मीन्स हमने जो चीज़ या फिर किसी को दिया या फिर हमने जो लिया प्रिंसिपल अमाउंट, और ये कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 सालों में इतना हो जा रहा है। तो इसमें इंटरेस्ट कितना लगा? तो देखिए ये 720 में से 600 को माइनस कर दिए तो ये 120 आ गया। अब इसके बाद ये 4 ईयर्स का है तो 1 ईयर में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट हमने पे किया, तो इस 120 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 30 जो है 1 साल में इंटरेस्ट हमने पे किया। अब ये 30 आखिर इस 60, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया नहीं कितना परसेंट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो इसलिए हम पहले फाइंड करेंगे कितना परसेंट है। तो हमने मान लिया कि x% जो है 600 का वो 30 रुपीज़ है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो परसेंट हटेगा तो अपॉन में 100, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और 600 इसी तरीके से रहेगा। ये 00 से 00 कट जाएगा और ये 6 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू जो है 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5%, तो x की वैल्यू 5%, मीन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तक लग रहा था वो 5% था। अब क्वेश्चन में बोला द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 2%, तो 2% इंक्रीज होने का मतलब है कि ये 5 में 2 हम लोग ऐड कर देंगे तो जो कि 7% हो जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे 600 का 7%, तो ये हमें बता देगा कि 1 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, मीन्स कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो ये जब हमने फाइंड किया तो ये आया 42 रुपीज़, ये 1 साल का है। अब 4 सालों में कितना लगेगा, तो इस 42 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो कि आ जाएगा 168, और जो हमारा अमाउंट है उसमें ये इंटरेस्ट लगेगा, तो टोटल अमाउंट हमें जो पे करना होगा वो होगा 768 रुपीज़। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी किसी स्टेप पे कोई डाउट है आप कमेंट करके बताइएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 42, जो कि लिखा हुआ है पीस ऑफ वायर 2 होल 3/4 मीटर लॉन्ग ब्रेक इनटू 2 पीसेस, 1 पीस इज 5/8 मीटर लॉन्गर देन द अदर, द लेंथ ऑफ द लॉन्गर वायर इज। तो देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वायर है, मान लिया कि हमने ये एक वायर है जिसका टोटल लेंथ जो दिया हुआ है वो है 2 होल 3/4 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो वायर है ये 2 पीसेस में ब्रेक हो गया। मान लिया हमने ये कहीं यहाँ से ब्रेक हो गया वायर। अब ये कह रहा है कि 1 पीस इज 5/8 मीटर लार्जर देन द अदर, मीन्स जो 2 पीसेस में ब्रेक हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि इक्वल पीसेस में ही ब्रेक होगा। इसमें कह रहा है कि जो एक पीस है वो छोटा होगा और दूसरा पीस बड़ा होगा, तो दूसरा वाला जो पीस है वो पहले वाले पीस से 5/8 मीटर लॉन्गर होगा, लंबा होगा। तो अगर हम मान लें कि जो छोटा वाला पीस है उसका लेंथ x मीटर है तो इसका लेंथ हो जाएगा x प्लस 5/8 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला हुआ है कि अगर ये कुछ लेंथ है 1 मीटर तो ये इससे 1 प्लस 5/8 मीटर होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ये लंबा है तो इसलिए ये लेंथ होगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें ये जो लॉन्गर वाला वायर है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका हमें लेंथ बताना है। तो देखिए अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करके देन उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर वायर मीन्स जो शॉर्टर वायर पीस है उसका जो लेंथ होगा वो हमने मान लिया कि x है। अब देयरफॉर लेंथ ऑफ लॉन्गर वायर पीस इज इक्वल्स टू x प्लस 5/8 मीटर। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ था।
अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ऐड करते तो हमें ओरिजिनल लेंथ मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5/8 मीटर, या भी आप यूनिट को मत लिखिए, प्लस x इज इक्वल्स टू 2 होल 3/4 मीटर। आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे ये आया, तो अगर हम ये लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ ऐड कर देंगे तो ये पूरा हमें ये मिल जाएगा। तो देखिए हमने इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को ऐड किया तो हमें इसके इक्वल मिलना चाहिए, जो कि ये एक इक्वेशन बना। इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए जो भी इस क्वेश्चन में है वो यही इक्वेशन है। अगर ये आपको मिल गया आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, देखिए ये x और x 1x कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x प्लस 5/8 इज इक्वल्स टू, ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 4 2 जा 8। देखिए कैसे करते हैं कन्वर्ट, तो ये दिया हुआ है 2 होल 3/4, तो पहले इस 4 का मल्टीप्लाई होगा 2 से तो आएगा 8, फिर इसमें 3 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 11/4। तो हम लोग इसको लिख देंगे 11/4 मीटर। अब ये 5/8 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 11/4 माइनस 5/8 और ये मीटर। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू, ये देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 8, 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 से इस 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 22, माइनस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17/8। अब ये जो 2 है ये इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो मीन्स डिवाइड में आने का मतलब कि इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगा 17/8 इंटू 2, तो 17/16 ये x की वैल्यू है। बट हमें चाहिए क्या, ये x प्लस 5/8 मीटर की वैल्यू। क्यों, क्योंकि हमसे यहाँ पे लॉन्गर वाला जो वायर ब्रेक हुआ है उसका लेंथ पूछा हुआ है जो कि x प्लस 5/8 मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग इसका जब लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्गर वायर, ये हमने कितना माना हुआ था, देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ लॉन्गर वायर जो है वो x प्लस 5/8 है, तो x प्लस 5/8 मीटर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि 17/16 है, और इसमें हम लोग 5/8 मीटर ऐड कर देंगे। तो ये पहले एलसीएम लेंगे तो 16 और 8 का एलसीएम 16 आएगा। 16 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 1 में 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 17 ही रहेगा, प्लस 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 2, और ये 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा 27/16। अब यहाँ पे 16 के टेबल 16 को 27 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 27 को डिवाइड कर देते हैं 16 से, तो 16 1 जा 16, 7 माइनस 6 1 और 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा 1 होल 11/16। कैसे, तो देखिए इसको हम लोग लिखते हैं, ये जो कोशेंट होता है वो यहाँ आता है, जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर में आता है, और जो डिवाइज़र होता है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो ये 1 होल 1/16 जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला हुआ है कि एक वायर है जो कि कुछ लेंथ का है, जो कि 2 होल 3/4 मीटर दिया हुआ है। ये 2 पीसेस में ब्रेक हो जाता है, एक छोटा और एक बड़ा। तो जो छोटे वाले पीस का लेंथ है वो बड़े वाले पीस से 5/8 मीटर कम है, या फिर कह सकते हैं कि जो बड़ा वाला पीस है वो छोटे वाले पीस से 5/8 मीटर ग्रेटर है। तो इसलिए हम अगर इसका लेंथ x मानेंगे तो इसका लेंथ x प्लस 5/8 मीटर आएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यही चीज़ लिखा हुआ है कि हमने मान लिया कि जो छोटा वाला वायर है उसका लेंथ x है, तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बोला हुआ है उसके हिसाब से बड़े वाले वायर का लेंथ x प्लस 5/8 मीटर हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनेगा वो अगर हम इन दोनों लेंथ को ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन बना, इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई 17/16। अब अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू जो मिल गई तो हमें देखिए x की वैल्यू पूछा होता तो हम x की वैल्यू बता देते, बट हमसे पूछा हुआ है कि जो लॉन्गर वायर उसका लेंथ क्या होगा। तो लॉन्गर वायर का हमने लेंथ माना हुआ था x प्लस 5/8 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग इस x में 5/8 को ऐड कर देंगे, जो कि x की वैल्यू यहाँ से 17/16 में पुट करके ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 होल 1/16, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 1 देखने को मिल रहा है। तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 42 के बाद का क्वेश्चन नंबर 43।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो दिया हुआ है, क्यूब ऑफ लेड विथ एज 6 सेंटीमीटर, ईच इज मेल्टेड टू 27 इक्वल क्यूब्स, द लेंथ ऑफ ईच स्मॉल क्यूब इज। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेड है, लेड मीन्स होता है शीशा, ठीक है। तो शीशे का एक क्यूब है, तो कुछ इस तरीके का क्यूब होगा, ये यहाँ पे एक क्यूब है कुछ इस तरीके से, जिसका जो एज दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए क्यूब में आपने पढ़ा हुआ है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों सेम होते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर होगा, ब्रेथ भी 6 सेंटीमीटर होगा और जो हाइट है वो भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये आपको क्लियर होगा जहाँ तक कि आपने ये क्यूब के बारे में अगर पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ जान लीजिए कि जो क्यूब होता है उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीज़ें होती हैं जो कि सेम होती हैं। अब इसको बोला हुआ है कि ये जो क्यूब है इसको 6 सेंटीमीटर मेल्टेड टू 27 इक्वल क्यूब्स, इसको मेल्ट करके, पिघला करके 27 इक्वल साइज के क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया गया। तो अब ये जो क्यूब है ये छोटे से एक क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और ऐसे कितने क्यूब्स बनाए गए, तो ऐसे टोटल 27 क्यूब्स बनाए गए हैं। अब क्वेश्चन पूछा हुआ कि ये जो स्मॉल क्यूब बनेगा तो इसका एज क्या होगा, मीन्स इसका जो साइड होगा वो क्या होगा। तो देखिए इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस क्यूब का हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, तो ये होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। हम लोग साइड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस बेसिस पे ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, देखिए क्यों नहीं करेंगे अभी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इसको 27 क्यूब्स में डिवाइड कर देता है। तो सिंस द bigger cube is divided into 27 cubes, तो therefore volume of one small cube, तो एक स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तो ये देखिए जो इस बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम है इसको डिवाइड कर देंगे 27 से, तो ये दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 27 से। अब देखिए जब हम इसको 27 से डिवाइड करेंगे तो अगर आप नोटिस करेंगे तो इस 27 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9, 9 3 या 27। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, और अपॉन 3 सेंटीमीटर नहीं लगाते हैं यहाँ पे, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इस 27 को हमने ये लिख दिया। क्यों लिखा, तो देखिए इसके पीछे रीज़न है कि ये वॉल्यूम है। अब जैसे वॉल्यूम क्या था, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो अगर हम इस वॉल्यूम ऑफ जो स्मॉल क्यूब है इसको भी तो वही सेम लिखेंगे ना, साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए ये साइड इंटू ये साइड इंटू ये साइड, ये तीनों अलग अलग साइड्स का मल्टीप्लिकेशन मिल गया। अब इस बेसिस पे अगर आप 6 को देखिए, इस एक को ले लेंगे तो ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर बाई 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, जो कि हमें साइड बता दे रहा है स्मॉल क्यूब का। तो ये हमें पता चल गया कि जो छोटा वाला जो क्यूब होगा, जो कि इस बड़े वाले क्यूब को पिघला करके छोटे छोटे क्यूब बनाएगा, उसका जो साइड होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। तो वही पूछा हुआ था, द लेंथ ऑफ ईच स्मॉल क्यूब इज, तो ये जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 2.0 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि 2 को हम लोग 2.0 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए ये 2.0 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। तो अभी समझ में आया आपको कि क्यों हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं देन उसके बाद आपको फिर से जो है एक बार एलसीएम फाइंड करके इसके फैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया हमने। एक बार फिर से देखिए समझ लेते हैं कि ये एक बड़ा क्यूब है, इसको पिघला करके ऐसे छोटे क्यूब बनाए जा रहे हैं। एक बड़ा क्यूब था, इसको पिघला करके कितने छोटे क्यूब्स बनाए गए, तो 27। तो इस बड़े वाले क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, अगर हम इसको 27 से डिवाइड कर देंगे तो इस वाले क्यूब का हमें वॉल्यूम मिल जाएगा।
तो ये वॉल्यूम हमें मिल गया कब, देखिए बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड, जो कि दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इन तीनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमें वॉल्यूम मिल गया। अब क्योंकि इसको 27 क्यूब्स में डिवाइड किया जा रहा है तो हमने इसको 27 से डिवाइड कर दिया, तो हमें 1 छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम मिल गया। अब ये वॉल्यूम है छोटे वाले क्यूब का, तो देखिए इस 27 को हमने लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3, जो कि अगर हम लोग फॉर्मूला देखें वॉल्यूम का तो साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है, तो इस बेसिस पे हमें साइड मिल गया इस छोटे वाले क्यूब का। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। और आपको जिस भी किसी क्वेश्चन में कोई स्टेप में डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को फिर से जरूर समझाऊंगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये दिया हुआ है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100 इज। तो सबसे पहली चीज़ कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और ये प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखिए प्राइम नंबर का डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। प्राइम नंबर, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 or itself is called a prime number। तो कोई भी नंबर जो कि सिर्फ 1 से या तो खुद से डिविजिबल होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, तो जैसे एग्जांपल के लिए सबसे जो छोटा इवन प्राइम नंबर होता है वो है 2। ये सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है। फिर इसके बाद आता है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, सॉरी इसके बाद 19 भी आता है, और फिर उसके बाद आता है 23, और फिर उसके बाद आता है 29, और भी इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स आते हैं। तो देखिए कैसे पता चलेगा, तो अगर हम 2 को देखें तो ये या तो सिर्फ 1 के टेबल में आएगा या तो खुद के टेबल मीन्स 2 के टेबल में आएगा। 3 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 3 के टेबल में आएगा। 5 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 5 के टेबल में आएगा। तो ये जो सारे ही नंबर्स हैं ये या तो खुद से और या तो 1 से डिविजिबल होंगे, और किसी के टेबल में ये नहीं आते हैं। अब ये जो 2 है, देखिए इन सारे नंबर्स में आपको सारे ऑड नंबर्स देखने को मिले, सिर्फ यही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और सबसे एक सिर्फ और सिर्फ यही एक लौता ऐसा इवन एक प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है। तो इन्हीं नंबर से हम जब एलसीएम फाइंड करेंगे इस 2100 का, तो जो फैक्टर्स हमें मिलेंगे उनको हम लोग कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए ये 2100 हमें दिया हुआ है, हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, एक इवन नंबर है तो हम इसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे। ये रूल होता है कि अगर कोई भी इवन नंबर इसमें अगर आता है तो हम लोग हमेशा उसको पहले 2 से ही डिवाइड करते हैं। तो जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और ये 0, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 20। अब ये देखिए 5 2 7 7 5 12, इनका सम 12 आ रहा है, मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर आया और 2, तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब 7 + 1 8 + 5 13, ये 13 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे इसको 5 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 आया हुआ है। तो 5 3 जा 15 और यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ जाएगा और 5, तो 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और 7 से करेंगे तो 1। तो देखिए हम लिख सकते हैं 2100 को 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7। और देखिए आपको ये जो ऑप्शन होगा ये यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में, 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7। देखिए अगर आप बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हुआ था कि ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अगर आप इन सारे नंबर्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट यही मिलेगा। बट क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोला हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम वो फैक्टर देखेंगे जो कि जिसमें सारे प्राइम नंबर्स आए हुए हैं। तो आपको ये करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन को देख करके बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 15 आया हुआ है, 15 एक प्राइम नंबर नहीं है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे एक 35 आया हुआ है जो कि प्राइम नंबर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे आ गया है 4 जो कि प्राइम नंबर नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचा क्या, एक ये बचा, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें आप देख लीजिए 2 भी प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, 3 5 7 सारे प्राइम नंबर आए हुए हैं तो ये वाला ऑप्शन होगा। आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते थे।
तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है वो है इफ़ अ रूम 15 मीटर लॉन्ग। देखिए क्या है क्वेश्चन, ऐसे समझते हैं, ये एक रूम है जो कि 15 मीटर लॉन्ग है। मान लीजिए इसका जो लेंथ दिया हुआ है वो 15 मीटर ये दिया हुआ है, और बोल रहा है रिक्वायर 7500 टाइल्स। मीन्स इसमें बिछाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे अगर हम रूम्स में टाइल्स लगवाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से टाइल्स जो होते हैं वो मैथ के जो बॉक्सेस होते हैं उस फॉर्म में इस तरीके से अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे ये जो रूम है इसको पूरा इसके फ्लोर को कवर करने के लिए टोटल कितने टाइल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टाइल्स ये दिया हुआ है 7500 टाइल्स इसमें लगेंगे इस पूरे रूम के फ्लोर को कवर करने में। अब बोला हुआ है ईच 15 × 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक टाइल का जो लेंथ देखिए दिया हुआ है वो है 15 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ दिया हुआ है वो है 12 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें हमें दी हुई है। अब बोला हुआ है कि इस अगर ऐसे टाइल्स जिसका लेंथ 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, इसको अगर हम लोग इस पूरे फ्लोर पे बिछाते हैं तो ऐसे 7500 टाइल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। देन द ब्रेथ ऑफ द रूम, तो हमें इस रूम का ये ब्रेथ बताना है कि ये जो ब्रेथ है ये कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक टाइल का एरिया फाइंड कर लेंगे। सॉल्यूशन, तो एरिया ऑफ वन टाइल, तो टाइल देखिए ये लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है, मीन्स रेक्टेंगुलर शेप का है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे हम लोग 15 सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 12 सेंटीमीटर से, तो जो कि हो जाएगा देखिए 15 2 जा 30, कैरी आया 3, 15 1 जा 15 + 3 18, ये आ गया हमारा वन टाइल का एरिया। अब यहाँ पे कितने टाइल्स ऐसे लग रहे हैं, तो 7500, तो एरिया कवर्ड बाय सच 7500 टाइल्स, मीन्स इस तरीके के 7500 टाइल से कितना एरिया कवर होगा, तो एक टाइल का जो एरिया है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 7500 से, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आएगा, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं रफ पे। तो ये 7500 है और हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है 180 से, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे टर्म्स 0, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0, 8 0 जा 0, 8 5 जा 40, कैरी आया 4, 8 7 जा 56 + 4 60, डबल क्रॉस 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, और ये 5 यहाँ पे 5 और ये 7, इसको ऐड करेंगे तो 0 0 0 0 5 और 6 7 13, ये आएगा। ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, देखिए तो ये जो आएगा 1 3 5 और 4 zeros सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है 7500 टाइल्स का। अब इसके बाद तो देखिए यही जो एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, यही एरिया होगा इस पूरे रूम का भी, क्योंकि अगर इस पूरे टाइल्स को बिछा देंगे तो जो एरिया कवर करेगा वही तो रूम भी होगा, तो यही एरिया है रूम का भी। अब ये एरिया रूम का है, बट यहाँ पे देखिए हमें दिया हुआ जो लेंथ है वो जो इसका रूम का लेंथ दिया हुआ है वो 15 मीटर है और ये सेंटीमीटर में है, तो हम इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो हमें जो लेंथ होगा वो सेंटीमीटर में मिल जाएगा। तो देखिए हम 15 मीटर, ये जो 15 मीटर दिया हुआ है इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीन्स 15 × 100 मीन्स 1500 सेंटीमीटर होगा इसका लेंथ। अब अगर हमें इसका ब्रेथ फाइंड करना है, ब्रेथ ऑफ रूम, तो ये होगा एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो ये 135 डिवाइडेड बाय 15 और 00, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे सेंटीमीटर, तो ये 00 से 00 कट जाएगा। 15 के टेबल में 9 टाइम्स में 135 आता है, तो ये 9 और इसका 00, तो मीन्स 900 सेंटीमीटर। अब ये जो 900 सेंटीमीटर ये मीटर्स के टर्म्स में कितना होगा, तो इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, तो ये आ जाएगा 9 मीटर इसका आंसर। तो यहाँ पे ये 9 मीटर आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 46 है वो दिया हुआ है द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज, मीन्स 2 डिजिट के टोटल कितने नेचुरल नंबर होते हैं, 10, 20, 50, 100 कितने होते हैं, तो ये हमें बताना है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, तो देखिए अगर कभी भी हमसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर पूछेगा तो हम 9 को 2 टाइम्स लिख देंगे, अगर 3 डिजिट पूछेगा तो 9 को 3 टाइम्स लिख देंगे, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछेगा तो 9 को 4 टाइम्स, इस तरीके से ये एक पैटर्न चलता है। माइनस स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट अगर हमें नंबर फाइंड करना हो 2 डिजिट 3 डिजिट, तो सबसे पहले देखिए आप 1 लिख देंगे और उसके बाद 2 डिजिट का चाहिए तो 1 डिजिट तो हो गया, बचा 1 डिजिट, यहाँ पे 0 लिख देंगे। अगर 3 डिजिट का पूछा तो 1 लिख देंगे, 1 डिजिट हो गया, 2 डिजिट बचे हुए यहाँ पे 0 लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग इस स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करते हैं, चाहे जितने चाहे उतने डिजिट का। इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा। देखिए 99 में से 10 माइनस करेंगे तो 89 और प्लस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 90। मीन्स टोटल 2 डिजिट के कितने नंबर होंगे, तो ये 90 होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है वो देखिए क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय विच नंबर। तो मतलब कि कोई एक नंबर है, उसके डिजिट्स को हमने सम किया और जो रिजल्ट आया उसको उस नंबर में से हमने माइनस किया, तो जो रिजल्ट आया वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, हमेशा 2 से, 5 से, 8 से या 9 से। तो देखिए कुछ नंबर्स के आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कुछ नंबर 15 ले लीजिए, 27 ले लीजिए, कुछ इवन नंबर्स भी ले लेते हैं जैसे कि 14 हो गया, और कुछ 10 के मल्टीपल्स भी लेते हैं जैसे 30 हो गया। अब आप इनके डिजिट्स का सम कीजिए, तो इनके डिजिट्स कौन कौन से, 1 + 5 मीन्स 6, और अगर हम लोग ओरिजिनल नंबर में से ये जो सम आया इसको हमने माइनस किया तो ये आएगा 9, और 9 किससे डिविजिबल होता है, देखिए 9 से। 27 मीन्स 2 + 7 करेंगे तो ये आएगा 9, और 27 में से 9 माइनस करेंगे तो ये आएगा 18, ये भी डिविजिबल होगा 9 से। 14 4 + 1 मीन्स 5, और 14 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9, ये भी डिविजिबल होगा 9 से। 30 मतलब 3 + 0, और इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 3, और 30 में से अगर हम लोग 3 माइनस करेंगे तो ये आएगा 27, जो कि डिविजिबल है 9 से। तो सारे ही केसेस में जो सारे नंबर्स हैं वो 9 से डिविजिबल है, इसलिए आंसर जो होगा इसका 9 होगा। जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इस आंसर को देखने को मिल रहा है कि ये 9th वाला आंसर सही होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है द सम ऑफ द डिजिट, जो डिजिट है, सॉरी कोई भी जो नंबर है उसके डिजिट्स का सम, अगर उस नंबर में से हम ये माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो किससे डिविजिबल होगा। तो ये सारे नंबर्स आप देख रहे हैं कि 9 के मल्टीपल्स है, तो ये 9 से डिविजिबल होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये दोनों ही इस जो क्वेश्चन अभी आए थे बहुत ईजी थे, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप अपने एग्जाम में सही करके आए होंगे इन क्वेश्चंस को। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 48, वो हमें क्या करना है, तो सिंप्लीफिकेशन करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 1/13 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13, और हमें इसको सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन का रूल क्या होता है, तो ये होता है बॉड मास, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, D फॉर डिवीज़न,
M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। तो जो कि ये पूरा ब्रैकेट है इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट में एडिशन किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, दो चीज़ें हैं, ऐड और मल्टीप्लाई। तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, देखिए पहले मल्टीप्लिकेशन आता है तो पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये 1/13 इसी तरीके से रहेगा। देखिए 2 5 जा ये 10 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है। तो ये 7 प्लस मल्टीप्लिकेशन के साइड के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 और इंटू 11 प्लस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 2 जा 26। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर से 1/13 और यहाँ पे अभी मल्टीप्लिकेशन रह गया एक तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 10 इंटू 11 करेंगे तो 110 प्लस 26। अब इसके बाद देखिए ये सारे एडिशन वाले टर्म्स हैं तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 110 प्लस 26 मीन्स 7 प्लस 0 7 और 6 13 कैरी आया 1 2 प्लस 1 3 और कैरी 1 4 और यहाँ पे 1 143। अब जब देखिए ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये 1/13 और मल्टीप्लाई बाई 143 तो 143 को 143/1 लिख सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 143 से तो यही आ जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई 1 से तो 13। अब इस 143 को आप 13 से डिवाइड कर लीजिए, 13 1 जा 13, यहाँ 1 और ये 3, 13 1 जा 13 तो ये हमें इसका आंसर मिल गया 11 जो कि हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, देखिए यहाँ पे कुछ डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं जिनका बोला हुआ है सम फाइंड करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ दीज नंबर्स। तो इन नंबर्स का सम क्या होगा। तो देखिए कितने टोटल नंबर्स है 1 2 3 और 4 नंबर्स हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे 4 डेसिमल्स को कुछ इस तरीके से एक के नीचे एक आपको ऐसे लगा लेना है। अब देखिए यहाँ पे ये 6.6 लिखा हुआ है तो ये 6.6 ऐसे लिख देंगे। फिर 6.06 डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं 0 6 और डेसिमल के पहले एक 6 है। फिर इसके बाद डेसिमल के पहले एक 6 तो यहाँ पे ये 6 और बाद में 3 डिजिट 0 0 6। फिर फोर्थ जो नंबर है डेसिमल के पहले 2 6 हैं और बाद में 6 0 0 6 है। देखिए अब जो खाली जगह बचे हुए हैं वहाँ पे आप चाहें तो 0 फिल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली भी इसको ऐड कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, कोई भी आंसर गलत नहीं आएगा किसी भी तरीके से। अब इनको आप ऐड कर लीजिए। तो देखिए इस लाइन में क्या है, सारे जीरोज हैं बस एक 6 है तो ये ऐसे आ जाएगा। इधर भी सारे जीरोज हैं सिर्फ एक 6 है तो ये भी ऐसे आ जाएगा। इधर भी सारे जीरो 1 6 तो ये यहाँ पे आ जाएगा। बट यहाँ पे 2 जीरोज है और 2 6 है तो 6 + 6 12 कैरी आया 1 6 6 6 6 6 4 जा 24 प्लस 1 25 कैरी आया 2 और 6 + 2 8। अब जहाँ पे डेसिमल वहाँ पे आपको डेसिमल लगा देना है और ये आंसर आपको मिल गया जो कि 85 पॉइंट। तो देखिए 85.2666 ये आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चूज़ किया है तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 50 है और ये क्वेश्चन करने के बाद हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जो कि हाफ होता है 20 क्वेश्चंस का। और फिर इसके बाद जो 10 क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको भी सॉल्व करके ख़त्म करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 50 जो है लिखा हुआ है राइटिंग 0.0725 इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म गिव्स द रिजल्ट। अगर हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको फिर कन्वर्ट करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा। तो देखिए ये जो नंबर लिखा हुआ है ये है 0.0725 और अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे डेसिमल 4 डिजिट्स पे लिखा हुआ है तो आप इन नंबर्स को न्यूमरेटर में और क्योंकि डेसिमल 4 डिजिट पे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 1 के आगे 4 जीरोज लगा देंगे। ये इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं तो इसको 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा 5 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 और इसको जब 5 से कट करेंगे तो 5 2 जा 10 और 3 जीरोज आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 145/2000।
बट अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, ये दोनों नंबर फिर से 5 से डिविजिबल है, तो इसको फिर से 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45 और इसको कट करेंगे तो 5 4 जा 20 और 00 मीन्स इसका आंसर जो आएगा वो होगा 29/400। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा क्योंकि 29 जो है एक प्राइम नंबर है और इसके आगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर नंबर बी चूज़ किया है तो आपने सही किया है, आप इसके लिए अपने 1 मार्क्स को ऐड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 51 है, वो देखिए क्या दिया हुआ है, द एलसीएम ऑफ 25 45 एंड 75 मीन्स हमें इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 25 45 और 75 को इस तरीके से लिख देते हैं और फिर जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए ये 2 + 5 7, ये 7 जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 + 9 5 9 ये 3 के टेबल में आता है और 7 + 5 12 ये भी 3 के टेबल में आता है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 25 नहीं आता है 3 के टेबल में तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे और 45 तो देखिए ये 15 टाइम्स में आएगा और 75 तो ये 25 टाइम्स में आएगा। अभी भी इसमें जो 15 है वो डिविजिबल है 3 से, तो फिर से 3 से हमने किया तो ये 25 इसी तरीके से रहेगा और ये 5 टाइम्स में और ये 25 टाइम्स में। अब 5 से सारे नंबर्स डिविजिबल है तो यहाँ पे 25 5 टाइम्स में, 5 1 टाइम्स में और 25 5 टाइम्स में, और यहाँ पे फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पे जो सारे नंबर्स हैं वो 1 आ गए। अब हम इधर के ये जो फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा एलसीएम, तो ये आएगा 3 × 3 × 5 × 5। तो देखिए 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। देखिए कैसे करते हैं, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा, तो हम लोग 45 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25, कैरी आया 2, 4 5 जा 20 और +2 तो 225। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो 225 करेक्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एलसीएम के। तो अगर आपने ये ऑप्शन टिक किया हुआ है तो ये बिल्कुल करेक्ट है, आप अपना 1 नंबर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कुछ गलत टिक किया है तो फिर आपको आपका 1 नंबर लेस करना पड़ेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इज। तो सबसे पहली चीज़ की स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, तो देखिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होगा, देखिए हमने बताया था कि सबसे पहले 1 लिखते हैं और फिर इसके आगे अगर 3 जीरोस लगा देंगे तो ये 4 डिजिट का एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अब इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसके हमें प्राइम्स बताने, प्राइम्स मीन्स इसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो बताने हैं। तो देखिए अगर हम लोग इस 1000 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो ये आएगा 500, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 250 और फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 125, और ये जो नंबर है ये 5 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। तो इसको जो हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए वो है 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 जो कि हमें यहाँ से ये मिले हैं। तो ये आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी पे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अगर आपने ये ऑप्शन टिक किया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 जो दिया हुआ है वो है इफ द HCF ऑफ 72 एंड 80 इज 36, मीन्स इन दो नंबर्स का HCF दिया हुआ है 36, तो हमें इनका LCM बताना है। तो HCF से हमें इसका कोई लेना देना नहीं है, हम इसका सीधे LCM फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमसे LCM पूछा हुआ है। तो 2 से करेंगे तो ये आएगा देखिए 36 और 2 से करेंगे तो ये 90, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 18 और ये आ जाएगा 45, फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 45। अब ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 3 से 3 टाइम्स में और ये 15 टाइम्स में, फिर 3 से करेंगे तो ये 1 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, और फिर 5 से कर देंगे तो ये दोनों ही नंबर जो हैं वो 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम इन सारे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका एलसीएम मिल जाएगा। तो हम इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब देखिए अगर आप आगे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपको कॉम्प्लिकेशन आए, इसलिए पीछे से कर लिया कीजिए। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 देखिए 5 3 जा
15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, फिर 180 और फिर 360। तो हमें इस कैल्शियम मिल गया 360, जो कि आपको ऑप्शन नंबर मी में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 53 भी सॉल्व हो गया, जिसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। अगर आपने ये टिक किया है तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन 54 है, देखिए लिखा हुआ है द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द रिजल्ट। मीन्स ये जो सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 होल 1/17 डिवाइडेड बाई 7/10 इंटू 1 होल 1/33। तो सबसे पहले जो इम्प्रॉपर जो मिक्स फ्रैक्शन है उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 17 2 जा 34 प्लस 1 35/17 डिवाइडेड बाई 7/10। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। 33 1 जा 33 प्लस 1 34/33। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन है तो हम आते हैं बॉड मास रूल के ऊपर, क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, तो BO हट जाएगा और DMAS। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, तो डिवीज़न ये है, तो इसके साइड के दोनों नंबर्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि ये है। तो देखिए डिवीज़न के लिए हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शंस की, तो ये 35/17 जब डिवीज़न होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, और हम इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो ये हो गया, और इसके बाद के टर्म्स को इसी तरीके से हम लोग लिख लेंगे। अब ये पूरा मल्टीप्लाई है, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, ये कट गया। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, ये भी कट गया। अब 5 2 देखिए 5 10 जा 50, 52 जा 100, तो ये आ गया न्यूमरेटर में 100, और बाई में 1 1 जा 1, 1 3 जा 1 3 में 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। अब इस 33 से इस 100 को डिवाइड कर देंगे, तो देखिए 33 के टेबल में 3 टाइम्स में आता है 99, तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 होल 1/33। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगर आपने ये टिक किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर ये बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, जो कि देखिए लिखा हुआ है अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 2:15 PM फ्रॉम अ स्टेशन। मीन्स एक ट्रेन है जो कि किस स्टेशन से 2:15 PM पे निकलती है एट ए स्पीड ऑफ 72 km/h, जिसकी स्पीड 72 km/h की है। एट वॉट टाइम विल इट रीच द अदर स्टेशन 90 km अवे। तो एक जो दूसरा स्टेशन जो कि 90 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ पे वो ट्रेन कितने देर में पहुँचेगी, हमें ये बताना है। तो देखिए किस टाइम पे ये जो ट्रेन है वो निकलती है, तो ये दिया हुआ है 2:15 PM। ट्रेन का स्पीड दिया हुआ है जो कि है 72 km/h, और जो स्टेशन है वो 90 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ये 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं। तो मीन्स इससे में क्या पता चल रहा है कि इस स्पीड से हमें 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल करेंगे, ये पता चल जाए तो हम टाइमिंग आसानी से बता सकते हैं। तो ये जो ट्रेन है 72 km/h की स्पीड से चलती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि 72 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो 60 मिनट में ये ट्रैवल कर लेती है। 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 आवर में। तो यही तो कह रहा है क्वेश्चन कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर चलती है, मीन 72 किलोमीटर 60 मिनट्स में चलती है। तो 1 किलोमीटर इसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे डिवीज़न हो जाएगा 72 से। तो ये हमें बता दिया कि इतने मिनट लगेगा उसको 1 किलोमीटर चलने में। अब हमें टोटल कितना चलना है, तो हमें 90 किलोमीटर चलना है। तो अब 90 किलोमीटर चलने में हमें कितना टाइम लगेगा, तो देखिए हम अब जा रहे हैं कम से ज़्यादा की तरफ, तो यहाँ पे 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 60/72 में। अब 18 की टेबल में 5 टाइम्स में 90, 80 की टेबल में 4 टाइम्स में 72, 4 1 जा 4, 4 से 15 टाइम्स में 60, 5 से 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 75 मिनट। मीन्स हमें 75 मिनट का टाइम लगता है 90 किलोमीटर ट्रैवल करने में। मीन्स अगर हमें नेक्स्ट स्टेशन में पहुंचना है तो 75 मिनट लगेंगे। अब अब देखिए ये 2:15 पे निकला, ठीक है, 2:15। अगर हम इसमें 75 ऐड करेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा, क्या तो 5 5 10
कैरी आया 1 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9 और ये 2, तो 290 तो कोई टाइम होता नहीं है। तो जब भी अगर ये जो इधर का जो मिनट वाला हिस्सा होता है वो अगर 60 से ग्रेटर होता है तो हम इधर से 60 माइनस कर देते हैं और इधर वाले सेक्शन में 1 ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3:30 PM। तो ये है हमारा आंसर जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपने ये टिक किया है तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56 की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 56 है वो है द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ हॉल इज 23 मीटर। मीन्स एक कोई हॉल है जिसके लेंथ और ब्रेथ के बीच का जो डिफरेंस है वो 23 मीटर है और दिया हुआ है कि लेंथ ग्रेटर होगा ब्रेथ से। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ हॉल इज 206 मीटर और उसी हॉल का पेरीमीटर दिया हुआ है 206 मीटर, तो हमें एरिया बताना है उस हॉल का। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफरेंस इनके लेंथ और ब्रेथ के बीच का डिफरेंस जो है वो 23 का है और लेंथ ग्रेटर होगा। तो हम मान लेंगे कि लेट दी ब्रेथ इज इक्वल्स टू x। हमने मान लिया कि जो ब्रेथ है वो x मीटर है, तो जो लेंथ होगा वो x प्लस 23 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन में कि इनके बीच का डिफरेंस 23 है, तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 23 हमें रिजल्ट मिल जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे ये भी बोला हुआ है कि लेंथ जो है वो ग्रेटर होगा, इसीलिए हमने इसमें ऐड किया 23 ना कि इसमें किया, तो ये तो हमें मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, ये जो पेरीमीटर है वो हमें गिवन है, पेरीमीटर जो कि दिया हुआ है हमें 206 मीटर। अब इस पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ जो कि हमें दिया हुआ है 206 मीटर। यहाँ पे 2 इंटू देखिए लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ है x प्लस 23 और ब्रेथ है x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें देखिए ये हमें एक इक्वेशन मिल गया x के टर्म्स में, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 206 डिवाइडेड बाई 2 मीटर और इधर इसको सॉल्व करेंगे x प्लस x 2x प्लस 23। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 2x प्लस 23 नहीं, ये देखिए ये 23 वाला जो हिस्सा है वो इधर आएगा, बट इसके पहले हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इस 206 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 103 और ये 23 इधर से इधर वाला हिस्से में आएगा तो उधर प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखिए बचेगा ये 2x, तो यहाँ पे ये 2x आ जाएगा। अब 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 और इधर है 2x। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ गया 40। तो मीन्स हमें x की वैल्यू मिल गई 40 मीटर। मीन्स जो हमारा ब्रेथ होगा वो 40 मीटर होगा, तो इस बेसिस पे ये जो ब्रेथ होगा वो 40 मीटर और जो लेंथ होगा वो 40 प्लस 23 मीन्स 63 मीटर होगा। अब हमें बताना है एरिया, तो देखिए एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारा 63 मीटर आ गया है और ब्रेथ जो है वो 40 मीटर आ चुका है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 जा 12, कैरी आया 1, 6 4 जा 24 प्लस 125, तो ये 2520। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट देखने को मिल रहा है और ये स्क्वायर मीटर्स के टर्म्स में आया हुआ है, जो कि क्वेश्चन में बोला भी हुआ था कि ये स्क्वायर मीटर के टर्म्स में आना चाहिए। तो ये हमारा 2520 इसका आंसर आया हुआ है। अगर आपने ये टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 57 जो कि लिखा हुआ है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 12 होल 1/16 इज। हमें बताना है कि इसको डेसिमल में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या इसका वैल्यू आएगा। तो देखिए ये दिया हुआ है 12 होल 1/16, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 12 प्लस 1/16। अब हम इस 1/16 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे 1 को। तो 1 को जब डिवाइड करना होगा तो देखिए पहले 0 बार में लेके जाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा और ये 1 इसी तरीके से आ जाएगा। अब डेसिमल लगेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन 16 के टेबल में फिर भी 10 नहीं आता है तो फिर 0 टाइम्स पे लेके जाएंगे तो ये 16 और ये और यहाँ पे ये 16
16 को 0 टाइम्स लेकर के जाएंगे तो ये 0 आएगा और इसको माइनस करेंगे तो ये 10, फिर डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 आ जाएगा। अब 16 6 जा यहाँ पे 96 और माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6 4 और 9 माइनस 9 0। अब यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 और आ जाएगा। तो 16 के टेबल में 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो यहाँ पे 16 2 जा तो ये आ जाएगा 32 और ये आ गया 8, डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 और आ जाएगा और यहाँ पे फिर आ जाएगा 5, तो ये 16 5 जा 80 कट गया। तो अब हम इस 1/16 को देखिए लिख सकते हैं 12 प्लस इसकी वैल्यू 0.0625 और 12 को देखिए हम लोग लिख सकते हैं 12.0000 और इसमें जब हम लोग 0.0625 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12.0625। कैसे आया? तो देखिए ये 12 दिया हुआ था, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, इसमें जब हम लोग ऐड करेंगे 0.0625 तो आ जाएगा 12.0625। तो इस तरीके से इसका आंसर ये आएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपने ये ऑप्शन टिक नहीं किया था तो आपका ये गलत है, और अगर ये ऑप्शन आपने टिक किया है तो आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप बिल्कुल एकदम सेफ। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है वो दिया हुआ है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹1500 अमाउंट टू 1800 एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो बोला है कि 8% अगर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है पर एनम 1500 रुपीज़ पे, तो ये 1800 रुपये में 1800 रुपीज़ कितने टाइम में हो जाएगा, कितने सालों में हो जाएगा। तो देखिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 फॉर्मूला। तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना चाहिए, तो देखिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, अगर हम लोग इस जो अमाउंट विथ इंटरेस्ट है इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 1500 से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 300। मीन्स सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना चाहिए, 300 चाहिए। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो ये दिया हुआ है 1500 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम हमें फाइंड करना है और अपॉन में 100। इसको सॉल्व करेंगे और टी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखिए ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और ये 15 और 8 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएंगे तो डिवाइड में, तो इधर ये टी इसी तरीके से रहेगा और ये हो जाएगा 300 अपॉन 15 इंटू 8। अब देखिए 15 के टेबल में 300 आएगा, देखिए 15 2 जा 30 और ये 0, ये 4 से 2 टाइम्स में, 4 से 5 टाइम्स में, तो t की वैल्यू आई क्या, तो ये जो t है इसकी वैल्यू आई 5/2 और इस 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 2 जा 4 + 1 5, तो इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2 होल 1/2 ईयर। तो जो कि देखिए इसका आंसर आ गया 2 होल 1/2 ईयर। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगर आपने ये ऑप्शन टिक किया है तो आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ और फिर 60 की तरफ, और ये हमारा अर्थमेटिक टेस्ट का जो सेक्शन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन बचे हुए उनको जल्दी से खत्म कर लेते हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है वो दिया हुआ है, अ डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ अ साइकिल इंक्रीजेज इट्स डिमांड बाय 20%, द इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ शॉप इज। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कोई एक साइकिल की शॉप है, अगर उसमें हम लोग जो है 20% उसका प्राइस डिक्रीज कर देते हैं तो उसका डिमांड जो है, मीन्स उसको जो लोग खरीदने वाले हैं वो 20% बढ़ जाते हैं। तो हमें बताना है कि इससे उस साइकिल के शॉप पे क्या हुआ, वो प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। अगर उसका जो सेल है वो 4% डिक्रीज हुआ, 4% इंक्रीज हुआ, या फिर 10% डिक्रीज हुआ, या फिर 10% इंक्रीज हुआ, कोई एक चीज़ तो हुई होगी, या तो डिक्रीज या तो इंक्रीज। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक साइकिल शॉप है। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि जो साइकिल्स है, साइकिल का प्राइस ये x है स्टार्टिंग में, ये अर्लियर प्राइस है, और टोटल जो नंबर ऑफ साइकिल्स है, नंबर ऑफ साइकिल्स जो कि सेल होती हैं वो y है, ये भी अर्लियर है, मीन्स पहले। अब लिखा हुआ है कि 20% डिक्रीज इन प्राइस, तो जब इसका प्राइस x था, तो देखिए अब जब प्राइस x था और तब उस समय जो साइकिल सेल होती थी वो y साइकिल सेल होती थी, तो उस समय जो रिवेन्यू जनरेट होता था, रिवेन्यू जो जनरेट होता था
वो x इंटू वाई, मीन्स अगर 10 साइकिल बेची और एक साइकिल का दाम अगर 60 रुपये है तो 600 रुपये का एक दिन का रिवेन्यू हुआ। तो वो उस समय जो रिवेन्यू होता था वो ये होता था एक्स वाई। अब जो नया प्राइस है देखिए, तो क्योंकि जो न्यू प्राइस है वो लिखा हुआ है कि हम 20% डिक्रीज कर दे रहे हैं, तो मीन्स हम लोग 80% बस खाली ले रहे हैं। पहले 100% पूरा प्राइस लेते थे, अब 20% डिक्रीज कर दे मीन्स 80% ऑफ एक्स। तो यहाँ पे ऐसे भी आप कर सकते हैं कि अब क्या हुआ, अब हम लोग 80% ऑफ एक्स ले रहे हैं, जो कि हो जाएगा 80/100 इंटू एक्स। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 20 से 4 टाइम्स में, 20 से 5 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 4x/5x। अब कितनी साइकिल्स देखिए, अब जब हमने इसका प्राइस डिक्रीज किया तो इसकी जो सेलिंग है वो बढ़ गई। कितनी बढ़ गई थी? 20%। तो अब नंबर ऑफ साइकिल्स सेल, कितने नंबर ऑफ साइकिल सेल होते हैं? तो देखिए पहले y होते थे, अब 20% बढ़ गए, तो मीन्स पहले 100% होते थे, अब 120% होने लगे, मीन्स 120% ऑफ y। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये 120/100 इंटू वाई, 20 से 6 टाइम्स में, 20 से 5 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 6y/5। अब इतने प्राइस में साइकिल को सेल कर रहे हैं और इतनी साइकिल सेल हो रही हैं। तो इस समय जो न्यू रिवेन्यू, जो नया रिवेन्यू जनरेट होगा वो होगा ये x नहीं होगा, तो यहाँ पे 4x/5 इंटू 6y/5, तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24 अपॉन 5 5 जा 25 और xy। ये अभी का है, और देखिए पहले का रिवेन्यू कितना था, तो जब x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये xy पहले का रिवेन्यू था। तो अगर आप इसके कोफिशिएंट को देखिए तो यहाँ पे कोफिशिएंट 24/25 है, और यहाँ पे कोफिशिएंट जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है। तो ये क्या है, ये जो है 24/25 और ये 1 है, मीन्स 24/25 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जो कि 1 से लेस है। तो मीन्स अभी हमारा जो रिवेन्यू है वो घट गया, पहले से डिक्रीज हो गया। तो इंक्रीज वाले जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत हो गए। अब डिक्रीज वाले में कितना % डिक्रीज हुआ, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे। पहले हमारा जो रिवेन्यू था वो XY था, अब हमारा जो रिवेन्यू है वो 24/25 XY है। तो हम लोग फाइंड करेंगे कि जो 24/25 है वो कितना % है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे x%, मान लिए कि वो x% है, x% ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 24/25, हमने ये मान लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x/100 इंटू 1, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स 24/25। यहाँ पे देखिए ये जो 100 है इसको इधर हम लोग भेजेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 24/25। ये इसे कट गया तो ये आ गया 25, और ये 4 टाइम्स में कट गया तो 24 4 जा 96। मीन्स अभी जो हम लोग रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो 96% है। पहले हम कितना जनरेट करते थे 100%, और अभी कितना जनरेट कर रहे हैं 96%। तो अभी का रिवेन्यू क्या है, कम है। तो इसका मतलब कि हमारा जो रिवेन्यू है वो 4% डिक्रीज हो गया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। अगर आपने ये ऑप्शन टिक किया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, जो कि हमारा इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 60 है, जिसमें हमें इस सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो ये दिया हुआ 20 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 प्लस 2। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ये होता है बॉड मास, ये आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट ये है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह जगह 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 और फिर डिवाइडेड बाई 2, प्लस 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2, प्लस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 5। अब इसके बाद देखिए ऑफ आता है, ऑफ इसमें कहीं पे नहीं दिया हुआ तो इसको नहीं लेंगे। फिर डिवीज़न आता है, तो देखिए यहाँ पे डिवीज़न दिया हुआ है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2 प्लस 2 2 जा, देखिए डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। इन सारे को अगर हम ऐड कर देंगे तो 4 2 6 प्लस 10 ये आ जाएगा 16, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। अगर आपने ये ऑप्शन
टिक किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और इस तरीके से हमारा जो अर्थमेटिक टेस्ट जो कि सेक्शन सेकंड था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बना दूंगा। और इसी तरीके से मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।